हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के इस कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म भी सी प्लस प्लस के अंदर, जैसा हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट थे, उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट यूजफुल कंसेप्ट है। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड्स के दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पॉली और एक है मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया यहाँ पर मेनी फॉर्म्स। अभी मैं पॉलीमॉर्फिज्म को आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट है ये आपको एक्चुअल में क्या फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप की, तो पॉलीमॉर्फिज्म को सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम के अंदर हम अर्ली बाइंडिंग और इसे आप स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और रन टाइम के अंदर हम डायनेमिक बाइंडिंग या आप इसे कह सकते हो लेट बाइंडिंग के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। और अभी हम जानते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। अब देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाकर रखा है, बट उससे पहले हम फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या फैसिलिटी मिलती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से आप क्लास के अंदर एक जैसे नाम वाले फंक्शन बना सकते हैं और उनके अलग अलग डेफिनेशन लिखकर अलग अलग काम कर सकते हैं। तो हो गया ना ये पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब आप एक फंक्शन को मेनी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग से इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी। तो यहाँ पर हम फंक्शन ओवरलोडिंग को एक प्रोग्राम के जरिए समझेंगे। और यहाँ पर देखिए, इस प्रोग्राम में मैंने हेडर फाइल लगाने के बाद देखिए क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है डेमो। अब आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है कि यहाँ पर डेमो क्लास के अंदर मैंने जो फंक्शन बनाया है उसका नाम है देखिए प्रिंट रिजल्ट। अब ये जो प्रिंट रिजल्ट नाम का फंक्शन है ना, देखो मैंने कितनी बार बनाया, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि सेम नेम वाले फंक्शन। तो देखिए, फंक्शन का नाम मैंने सेम रखा हुआ है, मैंने 3 प्रिंट रिजल्ट फंक्शन बनाए, तीनों का नाम ही प्रिंट रिजल्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि फंक्शन का नाम आप सेम रख सकते हो, लेकिन सेम नाम वाले फंक्शन से आप काम अलग अलग करवा सकते हो। डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करके, डिफरेंट डेफिनेशन को लिखकर आप फंक्शन से अलग अलग काम करा सकते हो, लेकिन आपके फंक्शन का नाम सेम ही होगा आप जितने भी फंक्शन बनाएंगे। तो ये कंसेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए प्रिंट रिजल्ट वाले 3 फंक्शन बना लिए, लेकिन ये जो पहला फंक्शन है ये इंटीजर टाइप का, यहाँ पर हमने एक पैरामीटर इसके अंदर यूज किया हुआ, यानी एक वेरिएबल बनाया हुआ इंटीजर टाइप का आई। जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा और एक आर्गुमेंट अगर इंटीजर टाइप का पास किया जाएगा तो इसमें आई की वैल्यू में वो चला जाएगा। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे वही आर्गुमेंट आई की वैल्यू होगी। और यहाँ पर जब ये फंक्शन चल जाएगा तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, सी आउट से हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लिया, प्रिंटिंग इंटीजर रिजल्ट, और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी ये फंक्शन इंटीजर टाइप के लिए बना है। ऐसे हमने यहाँ पर जो दोबारा प्रिंट रिजल्ट बनाया, इसका नाम तो प्रिंट रिजल्ट ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके हमने पैरामीटर में डबल में एफ वेरिएबल बनाया है, यानी ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिसीव कर सकता है। यानी जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा उस समय अगर कोई इसमें फ्लोट टाइप की यानी डेसिमल टाइप की वैल्यू पास करेगा एज ए आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर एफ में वो वैल्यू रिसीव कर ली जाएगी। और यहाँ पर हमने इसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट प्रिंट किया हुआ है कि प्रिंटिंग फ्लोट रिजल्ट, और एफ की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। यानी ये जो फंक्शन है ये डेसिमल वैल्यू पर काम करेगा, यानी डेसिमल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ऐसे ही मैंने एक फंक्शन और बनाया हुआ है, अगेन नाम वही है प्रिंट रिजल्ट, क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझ रहे हैं इसलिए नाम हमने सेम रखा हुआ है। लेकिन इस बार जो ये फंक्शन है ये स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रिसीव करेगा, यानी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और एक स्ट्रिंग पास करेंगे तो सी की वैल्यू वही हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए प्रिंट कर दिया जाएगा प्रिंटिंग स्ट्रिंग रिजल्ट, ओके, और सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। यानी हमारी क्लास के अंदर एक जैसे नाम वाले 3 फंक्शन हैं, लेकिन तीनों अलग अलग काम करते हैं। और ये तय किया जाएगा कि कौन सा फंक्शन कब चलना है, वो हम मेन फंक्शन में जाकर देखते हैं। कैसे, कंपाइलर जब क्लास के अंदर आएगा तो उसको कैसे पता लगेगा, हम तो केवल ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन कंपाइलर को ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला चलाना है। तो उसके लिए हम सीधे मेन फंक्शन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, वो है शो। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर जब इस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करेगा प्रिंट रिजल्ट को, तो वो डेमो क्लास में जाकर देखेगा कि क्या प्रिंट रिजल्ट नाम का फंक्शन है। तो वहाँ पर तो उस कंपाइलर को 3 प्रिंट रिजल्ट मिलेंगे। तो कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला चलाना है प्रिंट रिजल्ट, क्योंकि वहाँ तो तीनों के नाम सेम है, यहाँ तो हमने सिर्फ नाम बताया। तो कंपाइलर को ये समझाने के लिए कि हमें पर्टिकुलर वो ही वाला चलाना है जो हम चाह रहे हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट से,
तो अगर हमें इंटीजर वाला जो इंटीजर के लिए हमने बनाया है वो चलाना है, तो यहाँ पर हमने देखिए एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करी, तो कंपाइलर ये चेक करेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, प्रिंट रिजल्ट तो तीनों ही है, लेकिन प्रिंट रिजल्ट में भी ऐसा कौन सा फंक्शन है जो केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर मैच हो जाएंगे। सिग्नेचर मैच होने का मतलब है यहाँ से भी इंटीजर वैल्यू पास हुई है और यहाँ पर भी देखिए फंक्शन जो है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिसीव करेगा, तो सिग्नेचर मैच हो गया। सिग्नेचर मैच होते ही यही वाला प्रिंट रिजल्ट चलेगा और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा, यानी ऐसे प्रिंट होगा, प्रिंटिंग इंट रिजल्ट और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से प्रिंट रिजल्ट वाले फंक्शन को कॉल करा, तो इस बार कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि डेसिमल वाला चलाना है यानी वो डबल वाला चलाना है। तो यहाँ पर सिग्नेचर मैच करा जाएगा, देखा जाएगा क्लास में जाकर कि कौन सा फंक्शन है जो डेसिमल वैल्यू को रिसीव कर सकता है, तो वो ये वाला है। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट तो तीनों ही है, लेकिन ये वाला देखिए अलग है ना, तो ये वाला क्या कर सकता है, डेसिमल वैल्यू को रिसीव कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर एफ में वो डेसिमल वैल्यू जाएगी कौन सी जो हमने यहाँ से पास करी है, तो फिर इसे प्रिंट भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटिंग फ्लोट रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए हमने फिर से प्रिंट रिजल्ट को कॉल करा, लेकिन इस बार कंपाइलर को पता लग जाएगा, देखिए हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग पास करी, वेलकम टू C++। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, इससे भी नहीं कर रहा, इससे मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइन से लिखे हमने वहाँ से लाइन से पास करा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से अगर इसको ऊपर नीचे, जैसे मान लो मैं ये वाला प्रिंट रिजल्ट जो यहाँ लास्ट में मैंने कॉल कर रखा है, इसे पहले कॉल कर लूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले यही वाला चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ जिस क्रम में हमने लिखा है हमें यहीं पर भी बिल्कुल वैसे ही कॉल करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो सिग्नेचर मैच करके चेक करता है कंपाइलर कि किस वाले फंक्शन का सिग्नेचर यानी जो आपने आर्ग्यूमेंट पास करा है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग से मैच कर गया ना, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये स्टेटमेंट है, प्रिंट हो जाएगा और सी की वैल्यू प्रिंट करती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट है वो समझनी है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको क्या बताया था, मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मेनी फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए हमने मेनी फॉर्म में इस फंक्शन को बना रखा है। एक बार ये इस तरह का काम करेगा, यानी इंटीजर के लिए काम करेगा, ये फ्लोट के लिए काम कर रहा है, ये स्ट्रिंग के लिए काम कर रहा है। तो देखो हुआ ना ये पॉलीमॉर्फिज्म। अब फंक्शन ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्यों रखते हैं, कंपाइल टाइम। देखिए जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है उसी समय तो कंपाइलर चेक कर रहा है ना, क्लास के अंदर जाकर इन फंक्शंस को सिग्नेचर मैच कर करके देख रहा है। तो जो कंपाइलर है वो कंपाइल टाइम पर ही तय कर लेता है कि फंक्शन कैसे चलने हैं, सिग्नेचर मैच होता जाएगा, फंक्शंस को कॉल करता जाएगा और रिजल्ट प्रिंट होता जाएगा। ये सब कंपाइल टाइम पर ही तय कर लिया जाएगा, यानी इसकी अर्ली बाइंडिंग हो जाएगी। तो इसलिए इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कंपाइलर चेक करेगा कि क्या इस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, तो इस क्लास में इसको मिल गया है, तो यहाँ पर इसने सिग्नेचर भी मैच कर लिया, सिग्नेचर मैच हो गया तो ये इसने इसके साथ बाइंड कर दिया इस ऑब्जेक्ट के साथ और ये फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। तो यहाँ पर अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही होती है, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसे आप स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। तो समझ में आया आपको, सबसे पहले हमने क्या समझा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, उसके बाद हमने समझा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हमने इंप्लीमेंट करके देखा फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू। तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है, और इससे आप पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल भी बोल सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले प्रिंटिंग इंटीजर रिजल्ट, तो इंटीजर वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। उसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो कॉल किया गया, जो फ्लोट वाला हमने बना रखा था, तो यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू प्रिंट हो गई, और फिर यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, वेलकम टू C++। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में केवल फंक्शन ओवरलोडिंग ही नहीं आता, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आता है। तो चलिए अब मैं आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में प्रोग्राम के जरिए समझाता हूँ। अगर हम एक ऑपरेटर सिंबल को एक से ज़्यादा काम के लिए बना दें तो ऐसा करना ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही इंप्लीमेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक बार फिर से समझ लेंगे, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी अपने आप में यहाँ पर कंसेप्ट है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, हेडर फाइल लगाने के बाद क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स नाम से, और कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर प्राइवेट में 2 मेंबर वेरिएबल हैं, एक ए है एक बी है, और पब्लिक में मैंने गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है जो कि 2 पैरामीटर वाला, यानी जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी एक और एक वाई की वैल्यू होगी।
तो जो भी x की वैल्यू होगी वो a में चली जाएगी, और जो भी y की वैल्यू हम पास करेंगे जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, तो वो y की वैल्यू b में आ जाएगी। ठीक है, एक शो डेटा नाम का फंक्शन है, और इस शो डेटा नाम का फंक्शन a और b की वैल्यू को जस्ट प्रिंट करेगा। ओके, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं और सीधे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं मेन फंक्शन में। तो क्लास की बॉडी हमने यहाँ पर बंद कर दी, अभी ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्लास की बॉडी हमने यहाँ पर बंद कर दी। अब हमने यहाँ पर देखिए क्या करा, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने कंट्रोल X कर दिया, और अभी देखिए प्रोग्राम केवल इतना ही है। क्लास की बॉडी मैंने यहाँ पर बंद कर दी है, मेन फंक्शन मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा, और कॉम्प्लेक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, T1, T2, T3। और यहाँ पर देखिए मैंने T1 से गेट डेटा नाम का जो फंक्शन है उसे कॉल किया, और एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने 1 और 2 पास करा। तो 1 और 2 किस में चले जाएंगे, x और y में, और यहाँ पर a और b की वैल्यू भी वही हो जाएगी 1 और 2। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि T1 के पास 1 और 2 है। T1 ने क्या पास करा है, 1 और 2। उसके बाद देखिए T2 से हमने 2 एंड 3 पास करा है। तो T2 ने क्या पास करा है, 2 एंड 3। तो T2 की a और b की वैल्यू क्या है, 2 एंड 3। मैंने जब आपको नॉन स्टैटिक मेंबर के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ऑब्जेक्ट एसोसिएटिव होते हैं। जब भी नया एक ऑब्जेक्ट बनता है वो कॉपी हो जाते हैं उन ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर T1 के लिए a और b कॉपी हो गया है, और T2 के लिए a और b कॉपी हो गया है। T1 के a और b में 1 और 2 है, और T2 के a और b में 2 एंड 3 है। ध्यान रखना, a और b T1 और T2 के लिए अलग अलग है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वाला जो वीडियो उसको दोबारा से देख लो। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से कर दिया। अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है, मैंने जो T3 जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसकी इक्वल मैंने ऐसे लिखा T1 प्लस T2, यानी T1 के पास जो वैल्यू है a और b की वो, और T2 के पास जो वैल्यू a और b की वो ऐड होकर T3 में आ जाए। यानी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, 2 और 1 को ऐड करना चाहता हूँ। T1 के a में है 1, T2 के a में है 2, तो T1 का a ऐड हो जाए T2 के a के साथ, T1 का b ऐड हो जाए T2 के b के साथ, यानी 2 एंड 3 ऐड हो जाए। तो मुझे ये चाहिए आउटपुट में, यहाँ पर चाहिए 3 और यहाँ पर चाहिए 5, और जब मैं T3 की वैल्यू प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट हो क्या, 3 एंड 5। बट यहाँ पर ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है, एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वो अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, इसकी जो रियल डेफिनेशन है ना वो यही है कि ये वेरिएबल के डेटा को ऐड करने के लिए बना है। ये प्रीमिटिव डाटा, वेरिएबल के डेटा को ऐड करने के लिए बना है, मतलब ये प्रीमिटिव डाटा को ही ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर प्रीमिटिव तो नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है, नॉन प्रीमिटिव है। तो यहाँ पर ये जो प्लस है ना, ये ऑब्जेक्ट के डेटा को ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पर ये प्लस अगर a प्लस बी लिखा हो ना तो ये काम करेगा, लेकिन ये प्लस ऑब्जेक्ट के डेटा को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन में नहीं है। कंपाइलर केवल ये जानता है कि जब भी इस प्लस को यूज़ करना हो तो यहाँ पर वो चेक करेगा कि दोनों तरफ वेरिएबल होना ज़रूरी है, तब जाकर वो इनकी वैल्यू को ऐड करके एक तीसरी वेरिएबल में स्टोर करेगा। बट यहाँ तो हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के डेटा को ऐड करा है और एक तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करके उसे प्रिंट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब एरर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर आ रही है। तो मैंने इसे सेव किया और मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखो इसी लाइन में एरर आ गई ना। तो अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो ऐड होकर तीसरे ऑब्जेक्ट में चला जाए और उस तीसरे ऑब्जेक्ट का डेटा आप प्रिंट कर लो, तो उसके लिए फिर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर आप ऑपरेटर सिंबल को एक से ज़्यादा काम के लिए बना दें, ऐसा करना ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना कहलाता है। तो एक काम तो क्या है, ये प्लस अभी जो इसकी रियल डेफिनेशन है किस काम के लिए बनाए कि दो यहाँ पर इसको ऑपरेंड चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, तभी ये एक काम कर पाएगा। तो एक काम के लिए तो बनाए। अब हम क्या करेंगे, इसको ओवरलोड करेंगे और इसकी एक नई डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करना ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना कहलाता है। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करने का देखिए तरीका क्या होता है। ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम यहाँ पर देखो कुछ ऐसा करेंगे। वापस से एक बार मैं मेन फंक्शन में आता हूँ। देखो इस लाइन को आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं कमेंट बना देता हूँ, या तो ये लाइन आएगी जो मैं कमेंट बना रहा हूँ, या फिर जो हमने पहले से लिखा हुआ है T3 इक्वल टू T1 प्लस T2 ये आएगा। दोनों में से एक आएगा, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट समझने के लिए जो अब मैं लिख रहा हूँ ये बेटर है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम T3 इक्वल टू T1 डॉट ऑपरेटर प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर T2।
देखो इस लाइन का मतलब क्या है। अब इस लाइन का मतलब अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर T1 ने क्या करा, इस प्लस ऑपरेटर को कॉल किया। कॉल करने का मतलब, क्योंकि हमने इसको ऊपर ओवरलोड किया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते थे, प्लस की जगह ऐड भी लिख सकते थे, तो समझ लो प्लस की जगह ऐड लिखा हुआ है, ऐड नाम का फंक्शन है। इस T1 ने उसको कॉल किया, पर जैसा कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने ऐड की जगह सिंबल ही यूज़ कर लिया, लेकिन ऐसा केवल ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस T1 ऑब्जेक्ट से प्लस ऑपरेटर को कॉल करा, तो आप प्लस की जगह समझ सकते हैं ऐड लिखा हुआ है, ऐसा मान लो। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि यहाँ पर प्लस कैसे कॉल हो सकता है, प्लस तो एक सिंबल है, प्लस सिंबल जरूर है, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप ये मान लो कि यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा हुआ है। तो प्लस को कॉल किया। अब कॉल करते समय हमने एज ए आर्गूमेंट T2 को पास कर दिया, T2 ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर देखो हमने प्लस को ओवरलोड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास का नाम आएगा जो कि कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हम जो प्लस हमारा ऑपरेटर है ना, इससे एक नया काम करवाना चाहते हैं, यानी एक नई इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। वो ये है कि ऑब्जेक्ट के डेटा को भी ऐड कर ले, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ करा। तो देखिए यहाँ पर हम इसे खाली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि खाली प्लस लिख दें। खाली प्लस लिखने से तो एरर आ जाएगी, क्योंकि फिर खाली प्लस तो फिर वो प्लस सिंबल ही है, फिर वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे ओवरलोड के रूप में यूज़ करें, इसकी एक नई डेफिनेशन हम लिख पाएँ, तो उसके पहले हमें ऑपरेटर कीवर्ड लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए इस प्लस को ओवरलोड किया, लेकिन उससे पहले ऑपरेटर कीवर्ड लगाना बिल्कुल कंपलसरी है। और यहाँ पर पैरामीटर के रूप में कॉम्प्लेक्स क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। क्यों बनाया है कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नीचे से एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है ना, वो भी कॉम्प्लेक्स क्लास का ही है। तो यहाँ पर अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए इसकी बॉडी में आते हैं और यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, वो है टैम्प। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा इन दोनों लाइन में, तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्लस एक डिफरेंट काम कैसे कर पाएगा। डिफरेंट काम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के डेटा को कैसे ऐड कर पाएगा। तो यहाँ पर इस तरफ देखना, इस तरफ आएगा हमारा उस ऑब्जेक्ट का डेटा जिसे एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया गया है। किस तरफ? प्लस के इस तरफ। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस तरफ उस ऑब्जेक्ट की डेटा की बात करी जाएगी, यानी उस वेरिएबल की बात की जाएगी जो एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया गया है। अब देखिए इस तरफ यानी जहाँ मैं देखिए ऐसे माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, तो इस तरफ बात की जाएगी उस ऑब्जेक्ट के ए और बी वेरिएबल की जिसने कॉल किया है। तो यहाँ से हम वापस नीचे चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर T1 ने किसको कॉल करा? प्लस को। लेकिन इस तरफ मैंने आपको बोला था ना, इस तरफ T1 है और इस तरफ T2 है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया आर्ग्यूमेंट के रूप में जो पास किया गया है वो तो T2 है, यानी T2 के ए और बी की बात हो रही है और इधर T1 के ए और बी की बात हो रही है। ओके, तो आप समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया ना यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लास का, ये क्या करेगा? ए से वैल्यू लेगा। अब किसके ए से? मैंने आपको बता दिया ना, T2 के ए से। तो T2 का ए में क्या है? देखिए 2 है। ओके, तो 2 की बात हो गई यहाँ पर। अब इस तरफ मैं बोल रहा हूँ ना ए, तो ये ए किसका? इस T1 का जिसने कॉल किया है। तो T1 का ए क्या है? 1। T1 का ए यानी T1 के ए की बात की जाए, यानी 1 की बात की जा रही है, क्योंकि ए के अंदर क्या है? 1 है। आप कॉपी में लिख लिख कर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 1 और 2 ये आपस में ऐड होकर 3 बन गए हैं, और 3 किस में आ जाएगा? टेम के ए में आ जाएगा। अब टेम का ए अलग क्यों है? क्योंकि जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनता है तो जो क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं। तो टेम्प ने अपने लिए भी एक की कॉपी बना ली। ठीक है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, तो टेम्प के लिए ए और बी अलग है। ऐसे ही हमारे जो नीचे ये हमने T1 और T2 बनाए थे, इनके लिए भी अलग अलग थे। तो यहाँ पर इसके वाले ए में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बी की। तो बी बोले तो T2 और T2 का 3, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर इस तरफ वाले बी की बात करें तो T1 के बी की बात हो रही है। तो देखिए T1 के बी के अंदर कौन सी वैल्यू है? 2 है। ठीक है, ये बी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर क्या हो गया है? 3। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5। और 5 किस में स्टोर हो जाएगा? टेम के बी में। तो टेम के बी में आ गया 5, और यहाँ पर कितना आ गया? 3। तो ए में है 3 और बी में है 5। आपको ध्यान रखना, टेम के ए में क्या है? 3 और टेम के बी में क्या है? 5।
और टेम्प को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब रिटर्न किसको कर दिया जाएगा? जिसने कॉल करा है। तो कॉल किसने करा था? यहाँ पर इस जगह पर कॉल हुआ था T1 से, तो यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या रिटर्न हो गया है? 3 और 5, और ये किस में आ जाएगा? T3 में। अब T3 के पास आ जाएगा, मतलब T3 के A और B में आ जाएगा, क्योंकि जब T3 बना था तब इसने भी A और B की कॉपी बना ली थी अपने लिए। तो T3 में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा A के अंदर, और B के अंदर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर जब हम T3 से शो डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस बार T3 का जो डेटा है वो क्या है? 3 और 5। तो जब शो डेटा वाला ये फंक्शन चलेगा तो 3 और 5 प्रिंट करेगा। तो देखिए हमने कर लिया ना वही काम जो हम यहाँ पर करना चाह रहे थे। मैंने बोला ना इस लाइन का मतलब यही है, इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तब भी वही मतलब है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो करना चाहा था वो हो गया ना। हमने 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के डेटा को आपस में ऐड कर लिया, एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया और उसे प्रिंट कर लिया, जो कि पॉसिबल है केवल ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट से। तो देखो मैंने इस लाइन को कमेंट बनाया हुआ है, तब भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। मैं एक बार कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ आपको, आउटपुट वही आएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ A 3 आ गया, वैल्यू ऑफ B आ गया 5। ठीक है, यानी एडिशन हो गया इन दोनों का। अब अगर आप इसे ही लिखना चाहो तब आप इसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप इसे कमेंट से हटा दो और इसे कमेंट बना दो, जैसे मैं इसे नीचे कर देता हूँ और इन्हें कमेंट बना देता हूँ, तब भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखना भी वही है जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ। और यहाँ पर कंपाइलर रन करता हूँ दोबारा, तो देखो दोबारा आउटपुट भी वही आया है। ओके, यहाँ भी इसका मतलब भी वही है। तो मैं वापस से कमेंट बना देता हूँ इससे। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे लिखने पे हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मतलब वही है। T1 ने कॉल किया है किसको? इस प्लस वाले ऑपरेटर को, जो कि हमने यहाँ पर ओवरलोड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर नाम लिखना चाहें तो देखिए नाम भी लिख सकते हैं, बट हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर सिंबल लगा दिया ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बट यहाँ पर देखिए नाम भी रखा जा सकता है, जिससे मैं देखो इसका नाम रख लूँ ऐड, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपने ऑपरेटर कीवर्ड लगाया ना, इसको भी आपको लगाने की जरूरत नहीं, वो तब लगाने की जरूरत है जब आप एज ए सिंबल यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर देखिए ऐसे नहीं होगा ये, फिर हमें इसको ऐसे कॉल करना पड़ेगा T1 डॉट एड, और यहाँ पर फिर आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करना पड़ेगा हमें एज ए जो T2 है उसे। तो यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट के रूप में T2 को पास कर दिया। अब ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे भी वही चलेगा। मैंने सेव कर दिया और कंपाइलर रन करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आई। 3 और 5। तो आप चाहें तो नाम भी रख सकते हैं, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही है। लेकिन जब आप अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही समझ रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप सिंबल ही रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर नाम यूज़ नहीं कर रहे, जैसे आपने यहाँ पर प्लस किया, तो फिर आपको यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड भी लगाना है, अदरवाइज एरर आएगी। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ ऑपरेटर कीवर्ड लगाया है तो फिर देखिए यहाँ पर जब आप कॉल कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर भी ऑपरेटर कीवर्ड आएगा, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट तो ऐसे कर ही सकते हैं, T1 प्लस T2। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, कि आप क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेटर सिंबल से एक से ज़्यादा काम करा सकते हैं। इसका जो मेन काम था वो तो यही था ना, कि 2 वेरिएबल्स के डेटा को आपस में ऐड कर देता है, यानी यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा के लिए बना है, लेकिन आपने इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा के साथ भी यूज़ कर लिया। तो हो गया वही मतलब जो मैंने आपको अभी समझाया डेफिनेशन के थ्रू। अब इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्यों रखा, क्योंकि ये सब कंपाइल टाइम पर ही तय हो जाता है। जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होता है तो वो क्लास में जाकर चेक कर लेता है कि क्या कोई इस तरह का ऑपरेटर है जिसे ओवरलोड किया गया है, जो नीचे यहाँ पर आपने कॉल कर रखा है, तो उसे कंपाइल टाइम पे मिल जाता है, तो वो इसकी अर्ली बाइंडिंग कर देता है। ओके, तो यहाँ पर एक अर्ली बाइंडिंग का कंसेप्ट भी हो रहा है, स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में तो अर्ली बाइंडिंग होती है, स्टैटिक बाइंडिंग जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को भी समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, इसे समझेंगे। अभी तक हमने समझा है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, और इसके अंदर हमने फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जाना है। देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नाम से पता लग रहा है कि ये रन टाइम पर अचीव होता होगा, तो इसको समझने से पहले हमें कुछ और C++ के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पर दोबारा आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जानते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। आप देखिए फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों अलग अलग बातें हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था जो मैंने आपको समझाया, उसमें फंक्शन का नाम सेम था, आप सेम नाम वाले फंक्शन से डिफरेंट काम करा रहे थे।
लेकिन यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग टोटली अलग चीज़ है। फंक्शन ओवरराइडिंग को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है। ओके, क्लास का नाम है बैंक। अब एक बैंक क्लास के अंदर मैंने देखिए छोटा सा काम करवा दिया, कैलकुलेट करवाया इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करवाने के लिए मैंने कुछ मेंबर वेरिएबल्स बनाए, जैसे ए इंटरेस्ट, टोटल बैलेंस यानी टोट बैलेंस नाम का वेरिएबल, और एक फंक्शन बनाया है रिटर्न टाइप है इसका वॉइड, जिसका नाम मैंने रख लिया CALC इंटरेस्ट, जिसे मैं कैलकुलेट इंटरेस्ट बोलूँगा। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का जो फंक्शन है, जब इसे कॉल किया जाएगा तो उसको एज ए आर्ग्यूमेंट एक बैलेंस यानी एक वैल्यू पास करना पड़ेगी। वो वैल्यू फ्लोट टाइप की हो सकती है कि बॉडी में आ जाते हैं हम। यहाँ पर जो भी बैलेंस के अंदर आएगा उसे ए के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। फिर हमने यहाँ पर सिंपली 4% कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट, यानी जो भी बैलेंस पास किया जाएगा उसके हिसाब से 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप आई थिंक जानते होंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर ए में जो भी बैलेंस होगा वो ए में होगा, तो उसके हिसाब से 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर इंटरेस्ट नाम के इस वेरिएबल में आ जाएगा। ओके, फिर हमने टोटल बैलेंस के अंदर देखिए टोटल बैलेंस को ले लिया किस तरीके से, इंटरेस्ट के अंदर जो भी इंटरेस्ट गया वो और ए के अंदर जो भी बैलेंस है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, टोटल बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमने प्रिंट कर लिया यूर इंटरेस्ट इज, तो जो भी इंटरेस्ट वाले वेरिएबल में कैलकुलेट हुआ होगा इंटरेस्ट वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नई लाइन से स्टार्ट किया हमने। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखा यूर टोटल बैलेंस इज, फिर जो टोटल बैलेंस है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, टोटल बैलेंस वाले इस वेरिएबल में जो भी टोटल बैलेंस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर फंक्शन की बॉडी बंद कर दी और यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर क्लास को भी क्लोज कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्लास और है जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली अगर बात करें तो बैंक क्लास है। बैंक क्लास के अंदर एक कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है और यहाँ पर ये फंक्शन चलेगा इस क्लास के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं और मेन फंक्शन में देखिए यहाँ पर मैं क्लास का नाम बदलता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर क्लास का नाम मैं रख देता हूँ बैंक। और बैंक क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है OBJ, और OBJ ने अपनी क्लास यानी बैंक क्लास का एक कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का फंक्शन कॉल किया, जो कि कर सकता है ये वाला फंक्शन कॉल किया, और इसने एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर 500 पास किया। यानी जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमने यहाँ पर 500 पास किया। तो 500 बैलेंस की वैल्यू है, तो बैलेंस की जो वैल्यू वो एक ही वैल्यू हो जाएगी और उसके हिसाब से 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो 500 का 4% कितना होगा 20, तो यहाँ पर इंटरेस्ट में 20 आ जाएगा। अब 20 + 500 कितना हो जाएगा 520। और देखिए मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो जैसे ही कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और बाकी का काम तो फंक्शन खुद ही कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यूर इंटरेस्ट इज़ 20 और यूर टोटल बैलेंस इज़ 520। इसके आगे रुपीज़ आप लिख लेना, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अभी हमने समझा है सिंपल, बैंक क्लास के अंदर ये फंक्शन है और इसने बैंक क्लास के ऑब्जेक्ट ने से कॉल किया। बट मुझे आपको ये नहीं समझाना है, ये तो मैंने आपको अभी फंक्शन समझाया कि इसके अंदर फंक्शन कर क्या रहा है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। तो एक बेसिक प्रोग्राम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ओके, हमें समझना है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास और बनाता हूँ। ठीक है, एक क्लास तो बैंक है लेकिन मैं एक क्लास और बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्लास और बनाई है जिसका नाम हमने SBI रख लिया। अब SBI क्लास के अंदर हमने बैंक क्लास को यानी बेस क्लास को यानी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करा किसके अंदर, SBI क्लास के अंदर। और SBI क्लास कैसी क्लास है, ड्राइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास आप इसे कह सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, और अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में नहीं मालूम तो आपको ये जो क्लास है समझ में नहीं आने वाली। तो आप पहले इनहेरिटेंस वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने बैंक क्लास को इनहेरिट करा। अब ये इनहेरिट करा ही क्यों है, वो इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, इस वाले फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं किसके अंदर, SBI क्लास के अंदर। तो उसके लिए तो फिर हमें इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि फंक्शन तो आए, ये वेरिएबल्स भी इनहेरिट होकर आ जाए, लेकिन काम ये वाला ना करे। काम क्या, ये जो 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है ना, ये नहीं करे, ये हमारे हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। जब हम SBI क्लास में इसको इनहेरिट कर चुके हों तो उसके बाद ये एक नया काम करे। नया काम क्या करे कि 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। ये वाला तो 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट करता था। कौन सा, ये जो बैंक क्लास का कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का फंक्शन था ना, तो 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट करता था। लेकिन जो हम यहाँ पर SBI क्लास में सेम नाम रखे हुए हैं ना, देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट, यहाँ पर भी कैलकुलेट इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम पैरामीटर है, यहाँ पर भी सेम पैरामीटर है बैंक क्लास के अंदर। तो जब हम पेरेंट क्लास को या आप जिसे बेस क्लास कहते हो उसे इनहेरिट करते हैं किसी चाइल्ड क्लास में, और उस चाइल्ड क्लास के अंदर भी सेम नेम और सेम पैरामीटर वाला फंक्शन होता है, तो फिर हम ओवरराइडिंग का कंसेप्ट लगाकर एक नई डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जब हम क्या कर लें
चाइल्ड क्लास में भी वही फंक्शन बना लें, वैसा ही बना लें जैसा कि हमने बेस क्लास में बनाया हुआ था, सेम नाम रख लें, सेम पैरामीटर यहाँ पर यूज़ कर लें, तो फिर ये फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ पर ये फंक्शन आएगा और इसमें आकर ओवरराइड हो जाएगा, और ओवरराइडिंग की हेल्प से हम एक नई डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर मैं इसका नाम बदल दूं, देखो यहाँ पर कुछ और नाम रख दूं, तो फिर तो देखिए ये एक नया ही फंक्शन बन जाएगा और ये फंक्शन भी रहेगा। लेकिन अगर आप ओवरराइडिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सेम नाम रखना है और पैरामीटर भी आपको सेम रखना है। अब इसका जो नया काम है, छोटा सा चेंज किया कि 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो अब होने क्या वाला है, अब ये होने वाला है कि अगर मैं यहाँ पर SBI क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, तो SBI क्लास का ऑब्जेक्ट अब अपना वाला कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल करेगा, जबकि वो इसमें इनहेरिट होकर आया है। ये वाला इनहेरिटेंस में तो हमने ये देखा था ना कि जो भी पेरेंट क्लास का फंक्शन है वो इनहेरिट होकर आता है, तो फिर तो ये चलना चाहिए था, कौन सा, ये वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ओवरराइड कर लिया, यहाँ पर ओवरराइडिंग हो गई है, ये वाला फंक्शन अब नहीं रहा, अब ये वाला बन गया है। ओके, अगर अलग नाम रख लूँ फंक्शन का तो ये भी रहेगा, अगर इसका कुछ और नाम होता तो फिर वो 4% भी कैलकुलेट करने वाला फंक्शन होता। बट जब सेम नेम और यहाँ पर आप सेम पैरामीटर यूज़ करते हैं तो यही होता है फंक्शन ओवरराइडिंग, और ओवरराइडिंग की हेल्प से आप फंक्शंस की नई डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स आप डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्लासेस के अंदर फंक्शंस बना के दिए जाते हैं, आप उन्हें अपनी क्लास में इनहेरिट करने के बाद ओवरराइड कर सकते हैं और उनकी डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यही होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को ओवरराइड किया अपनी क्लास के अंदर। मान लो कि ये सीनियर ने बनाकर दी थी हमें क्लास, बैंक क्लास किसी सीनियर की क्लास थी, और हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो हमने अपनी क्लास यानी SBI में उसे इनहेरिट करा, और इनहेरिट करने के बाद इस फंक्शन को अपने हिसाब से हमने डेफिनेशन दी, ओवरराइड कर लिया। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे चलाता हूँ तो ये 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट को। तो चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल रन करता हूँ, और यहाँ पर एक एरर है। ओके, लेट मी चेक। ओके, तो देखिए यहाँ पर कंपाइल होकर रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए यूर इंटरेस्ट इस बार 25 रुपीज़ है, और जो टोटल बैलेंस है वो 525 आया है। ओके, क्यों आया है आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर इस बार ये जो फंक्शन चला है ना कैलकुलेट इंटरेस्ट, ये 5% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वो उस क्लास के फंक्शन को ही तो चलाएगा, और इस क्लास का फंक्शन यही है, ठीक है। तो ये तो ओवरराइड हो गया इसमें आकर। तो यही होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। अब देखिए मैंने आपको फंक्शन ओवरराइडिंग क्यों बताया, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ क्या, वर्चुअल फंक्शन के बारे में, यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अभी हमें इसके अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग की जरूरत थी, इसलिए मैंने पहले फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में आपको बताया, और अब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी समझेंगे और वर्चुअल फंक्शन को भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको वर्चुअल फंक्शन समझाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। प्रोग्राम सेम टू सेम वही है जो अभी हमने यूज़ किया था, वही बैंक क्लास है और उसके अंदर वही कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। वही 4% से कैलकुलेट करेगा है जो कि बैंक क्लास का है, और यहाँ पर हमने SBI क्लास के अंदर वही बैंक क्लास को इनहेरिट करा, और SBI क्लास के अंदर फिर से वही हमने कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन को ओवरराइड किया है। ओके, अभी हमने जस्ट जो समझा है वही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है ना SBI क्लास का, ये 5% के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और ये वाला 4% का ही था। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर एक तो फंक्शन ओवरराइडिंग अप्लाई हो रही है, वो तो हो ही रही है। ओके, अब हम आते हैं सीधे सीधे मेन फंक्शन में आ जाते हैं। मेन फंक्शन में आता हूँ, यहाँ पर हमने देखिए बैंक क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया और एक पॉइंटर वेरिएबल PTR बनाया। एक नई चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। एक पॉइंटर वेरिएबल है PTR, एक SBI क्लास के लिए ऑब्जेक्ट 2 बनाया है। ओके, तो दो तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 बैंक क्लास के लिए, ऑब्जेक्ट 2 SBI क्लास के लिए, और एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि बैंक क्लास के लिए हमने बनाया है। तो अब जो देखिए यहाँ पर हमने PTR वेरिएबल बनाया ना पॉइंटर टाइप का, इसके अंदर हमने कुछ ऐसा किया कि ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस हमने PTR के अंदर पास कर दिया। तो कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम जो हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया वो इक्वल टू %, और यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट 2 बनाया ना SBI क्लास का, इसका रेफरेंस हमने PTR में पास कर दिया। अब अगर आप चाहें तो पॉइंटर वेरिएबल से भी क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, पॉइंटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना पड़ता है। तो अभी देखिए यहाँ पर इस PTR के पास ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस है, तो PTR क्या करेगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट वाले फंक्शन को कॉल करेगा,
बट वो उस क्लास का कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल करेगा, यानी ये जो फंक्शन है कॉल करेगा जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें पास किया गया है। तो किस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर पास किया गया है? SBI क्लास का। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 किस क्लास का है? SBI क्लास का है। तो PTR में ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस, तो यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन कॉल किया जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पॉइंटर की हेल्प से जब आप किसी क्लास का फंक्शन एक्सेस करते हैं तो उस समय पर डॉट ऑपरेटर नहीं आता, एरो ऑपरेटर आता है, इसे एरो ऑपरेटर बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता PTR की जगह ऑब्जेक्ट 2 होता तो यहाँ पर डॉट होता, लेकिन हम तो पॉइंटर की हेल्प से कर रहे हैं तो यहाँ पर एरो ऑपरेटर आएगा। तो बात वही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 ही है ऐसे मान लीजिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन कॉल किया जाएगा और 500 पास कर दिया जाएगा इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल रन करता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर योर इंटरेस्ट इज 20 आया, जबकि यहाँ पर 25 आना चाहिए था और यहाँ पर 525 होना चाहिए था। यहाँ तो 20 और 520 आया, यानी ये वाला फंक्शन नहीं चला है। कौन सा? ये वाला जिसमें 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया था, ये नहीं चला। कौन सा चला है? ये पेरेंट क्लास का यानी बैंक क्लास का कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल हुआ है और 4% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, फिर टोटल बैलेंस प्रिंट हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमने ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस पास किया था इसके अंदर। तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया गया है तो उस क्लास का चलना चाहिए ना, चलना तो ऐसा ही होना तो यही चाहिए था। तो देखो यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने एक तो PTR को पेरेंट क्लास का बनाया था ना, पेरेंट क्लास का। तो उससे ये हुआ है कि जब कंपाइलर ने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया था ना, उस समय कंपाइलर ने ही चेक करा कि ये PTR जिस क्लास का बना है क्या उस क्लास के अंदर कोई फंक्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का, तो उसको मिल गया। देखो फिर से देखो यहाँ पर समझो, PTR किस क्लास का? पॉइंटर वेरिएबल है बैंक क्लास का। तो ऑब्जेक्ट ने कंपाइल टाइम पर ही चेक कर लिया कि क्या बैंक क्लास में कोई कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन है, तो देखो ना है ना। तो किसको? कंपाइलर को फंक्शन मिल गया, तो उसने अर्ली बाइंडिंग कर ली। अर्ली बाइंडिंग करने से हुआ ये कि पहले ही ये फंक्शन कॉल हो गया और फिर उसके अंदर ये वैल्यू वगैरह पास हुई और फंक्शन चल गया, इसलिए यहाँ पर 20 एज ए इंटरेस्ट प्रिंट हुआ और 520 यहाँ पर टोटल बैलेंस प्रिंट हुआ। ओके, यानी ये फंक्शन पेरेंट क्लास वाला चल गया, जबकि चलना तो डिराइव्ड क्लास का था यानी चाइल्ड क्लास का था। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्ली बाइंडिंग हो रही है, यानी ये भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही अचीव कर रहा है। समझ में आ रही है आपको ये बात है? तो ये अर्ली बाइंडिंग ही अचीव कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर एज ए रेफरेंस पास किया गया है उसी क्लास का कैलकुलेट इंटरेस्ट यानी उसी क्लास का फंक्शन कॉल करे, भले इसकी बेस क्लास में यानी पेरेंट क्लास में वही सेम नेम वाला फंक्शन क्यों ना हो, चले वही जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर पास किया गया है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो फिर आपको कंपाइलर को ये बोलना पड़ेगा कि अर्ली बाइंडिंग मत कर। नहीं तो कंपाइलर तो पहले अर्ली बाइंडिंग ही करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा तो क्या ये जिस क्लास का ये पॉइंटर वेरिएबल है क्या उस क्लास के अंदर कोई फंक्शन है, तो इसको हर बार मिलेगा कंपाइलर को, तो फिर वो तो उसे बाइंड करता जाएगा। इसे कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। तो फिर अर्ली बाइंडिंग को रोकने का कोई ना कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए जिससे अर्ली बाइंडिंग रुक जाए, नहीं कंपाइलर को ये पता ना लगे कि इसे अर्ली बाइंडिंग करनी है, वो लेट बाइंडिंग करे। तो लेट बाइंडिंग का कंसेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट बाइंडिंग का जो कंसेप्ट है वो उसे कहते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है? लेट बाइंडिंग, जिसे हम डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। यानी कंपाइलर को रन टाइम पर ये पता लगे कि कौन सा चलाना है, वो अर्ली बाइंडिंग ना करे। तो उसके लिए फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कंपाइलर को अगर हम मजबूर करना चाहते हैं कि वो लेट बाइंडिंग करे, तो फिर हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया है ना बेस क्लास के अंदर, इसे हमें वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए बस इसके आगे आपको वर्चुअल कीवर्ड लगाना है। ओके, तो अब देखो वर्चुअल कीवर्ड लगाने से क्या होगा? वर्चुअल कीवर्ड लगाने से ये होगा कि हमने कंपाइलर को बस इतना सा मजबूर कर दिया है कि वो अर्ली बाइंडिंग नहीं करेगा, वो लेट बाइंडिंग करेगा। यानी जब प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो जाएगा, मेमोरी वगैरह मिल जाएगी, उसके बाद देखिए मेमोरी मिलते तो फिर PTR में इसका रेफरेंस चला जाएगा, फिर वो लेट बाइंडिंग जो कंसेप्ट अप्लाई हो चुका है, और फिर PTR क्या कर पाएगा? ये कैलकुलेट इंटरेस्ट वाला फंक्शन कॉल कर पाएगा, वो भी किसका? इस डिराइव्ड क्लास का यानी SBI क्लास का। ओके, तो लेट बाइंडिंग करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, और लेट बाइंडिंग किसके अंदर आता है?
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए रन टाइम क्यों कह रहा हूँ उसे मैं, क्योंकि कंपाइल टाइम पे तय नहीं हो रहा कि कौन सा फंक्शन चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले जब हमने फंक्शन ओवरराइडिंग देखा था, फंक्शन ओवरलोडिंग देखा था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखा था, इन सब में कंपाइलर कंपाइल टाइम पे तय कर लेता है कि कौन सा फंक्शन चलना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, लेट बाइंडिंग करेगा, क्योंकि उसे वहाँ पर वर्चुअल फंक्शन मिलेगा और जब मेमोरी वगैरह क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद तो पीटीआर में ऑब्जेक्ट टू का रेफरेंस पास हो जाएगा। उसके बाद तो पीटीआर कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल कर पाएगा किसका, एसबीआई क्लास का। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 25 और जो टोटल बैलेंस होगा वो होगा 525। क्यों होगा, क्योंकि अब ये वाला चलेगा। ठीक है, अब लेट बाइंडिंग होगी। तो मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइलर रन करता हूँ। देखो यहाँ पर योर इंटरेस्ट इज 25, योर टोटल बैलेंस इज 525। तो समझ में आया आपको, वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता है हमें। क्यों बनाना पड़ता है, लेट बाइंडिंग कराने के लिए, यानी डायनेमिक बाइंडिंग कराने के लिए। अब ये लेट बाइंडिंग डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, ये है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम किसे रखते हैं, वर्चुअल फंक्शन को रखते हैं। तो समझ में आया आपको पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पॉलीमॉर्फिज्म C++ के अंदर। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, प्रोग्राम बनाकर देखना, कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए आप वीडियोस को बार बार बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो फिर तो आपके लिए पॉलीमॉर्फिज्म को समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।